बात करेंगे कि गोवा की दोनों जिला पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रेस में अब चीजें स्पष्ट हो गई हैं। उत्तर गोवा जिला पंचायत में रेशमा बांदोडकर अध्यक्ष और नामदेव चारी उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। उत्तर गोवा जेडपी में निर्विरोध जीत के बाद पार्टी ने ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने और पारदर्शी जनता केंद्रित शासन सुनिश्चित करने का अपना वादा दोहराया है। पार्टी का कहना है कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। जेडपी चुनाव के दौरान उत्तर गोवा जेडपी में केवल एक सदस्य आम आदमी पार्टी से चुना गया था। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि लेकिन उससे भी उसी जेडपी अध्यक्ष से ये कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि विपक्ष का ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने, जिसको जेडपी में चुना गया था, उसने बीजेपी को समर्थन दिया है। हालांकि इस बात का अभी कोई प्रमाणिक तौर पर सामने नहीं आया कि प्रमाण है, लेकिन विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। दक्षिण गोवा में भी पहले दाखिल किए गए नामांकन के अनुसार सिद्धेश गांव देसाई और अंजलि वेलिप जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे। अब नए अपडेट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सिद्धार्थ गौड़ देसाई को दक्षिण गोवा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जहां उन्होंने 25 में से 16 वोट प्राप्त किए हैं। मैं आपको बता दूं कि 16 वोट में एक वोट का अभी पता लगाया जा रहा है कि वो किस तरफ से आया है, किस पार्टी का है और किस नेता का है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लुइसा रोड्रिग्स को 9 वोट मिले थे। बीजेपी गोवा अध्यक्ष दामू नायक ने कहा है कि दक्षिण गोवा में बीजेपी के पास कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी, एमजीपी और स्वतंत्र सदस्य शामिल है, जिससे सवाल उठता है कि बीजेपी को 16 वोट कैसे मिले और अतिरिक्त वोट कहां से आया। दक्षिण गोवा में बीजेपी गठबंधन के पास मामूली बहुमत है, जिससे मुकाबला दिलचस्प लेकिन सत्ता के पक्ष में मजबूत नजर आ रहा है। विशेषज्ञ इसे 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव की सेमीफाइनल सियासी परीक्षा के तौर पर भी देख रहे हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस और जीएफपी गठबंधन ग्रामीण इलाकों में खोया हुआ जनाधार वापस पाने की जंग में लड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो जीत सिर्फ संख्या बल से नहीं तय होती, बल्कि जनविश्वास, रणनीति और जमीन की पकड़ निर्णायक साबित होती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गोवा में ग्रामीण राजनीति के तौर पर जिस तरीके से अध्यक्ष चुने गए हैं, उसका 2027 के विधानसभा पर क्या असर देखने को मिलता है। इसी खबर पर आगे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर जी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ा सवाल कि वो एक वोट, 16वां वोट जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही थी और कर रही है, तो इस पर क्या जानकारी है आपके पास कि वो 16वां वोट कहां से आया है? साउथ गोवा में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके 15 जेडपीस चुन के आए हैं और जब आज वो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया तब बीजेपी को 16 वोट मिल गए, मतलब एक वोट जो है वो ज़्यादा मिल गया है। तो अपोजिशन के जो अपोजिशन के जो जेडपी हैं वो 10 है, तो इससे हिसाब से कांग्रेस के 8 हैं और गोवा फॉरवर्ड का 1 और आम आदमी पार्टी का 1, वो बना के होते हैं 10। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल किए थे उनको वोट मिली 9 और जो बीजेपी का था उसको मिल गई है 16। तो इसके बाद ये एक वोट जो है ये क्रॉस वोटिंग किसने किया है, कौन सी पार्टी ने किया? तो कांग्रेस ने तो आरोप लगाया है कि ये आम आदमी का जो एक जेडपी है उसने क्रॉस वोटिंग किया है और ये बीजेपी को वोट किया है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो आप हैं वो बीजेपी की बी टीम है, तो इसलिए ये अलायंस में भी नहीं आए। और आज वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था तब भी उन लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन ये अभी तक मतलब साबित नहीं है कि क्रॉस वोटिंग किसने किया है, क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो गोवा में असेंबली में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन होता था तो तब भी एक बार ये क्रॉस वोटिंग हो गया था। मतलब बीजेपी के एमएलएस उनके एमजीपी और इंडिपेंडेंट उनके सपोर्ट में जो एमएलएस हैं उससे ज़्यादा उनको एक वोट मिल गया था। तो इसका मतलब अगर असेंबली में कोई एमएलए भी क्रॉस वोटिंग करता है तो जेडपी अगर बीजेपी को क्रॉस वोटिंग करता है तो ये जो पॉलिटिशियंस का बीजेपी के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस वोटिंग से दिखता है कि कहीं भी मतलब माइट बी द ये किस पार्टी से है,
ये पता लगाना इतना तो आसान नहीं होगा, ये मुश्किल है। क्योंकि अगर आज आपके ऊपर कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं तो आप भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि जब असेंबली में क्रॉस वोटिंग हुआ था तब किसने क्रॉस वोटिंग किया था। मतलब ये आरोप लेकिन एक वैसा ही सवाल यहाँ पे एक और खड़ा हो जाता है कि अगर मान लीजिए विपक्ष का ये आरोप सच साबित होता है कि हाँ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, जो कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो बी टीम वाला जो आरोप है वो अगर हम राजनीतिक रूप से एक अलग हटते हैं और हम जमीनी स्तर पर आते हैं, ग्रामीण जनता की प्राथमिकताओं की अगर हम बात करते हैं, तो इस पर वोटर माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है? ये बी टीम वाले आरोप 2022 में भी हम लोगों ने देखे हैं कि जो ओपोजिशन गोवा में जो पार्टी है वो कांग्रेस थी, वो आरजी के ऊपर बी टीम का आरोप लगा रही थी, गोवा फॉरवर्ड के ऊपर बी टीम का आरोप लगा रही थी, आप के ऊपर बी टीम का आरोप लगा रही थी। वैसे ही आरजीपी आप वही कर रही थी। मतलब जो ओपोजिशन पार्टी है ये सब पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रही हैं कि ये सब बीजेपी के बी टीम है। तो लोगों को ये चाहिए कि ये जो ओपोजिशन में जो टीम पार्टीज़ हैं वो सब इकट्ठा आके इलेक्शन को जाए, क्योंकि कोई भी बी टीम ना हो जाए। फिर भी ये सुनने के लिए एक भी पार्टी और उनके लीडर रेडी नहीं है। फिर भी वो आज उठा के आरोप लगा रहे हैं कि ये पक्ष है वो बीजेपी का बी टीम है, वो है वो सी टीम है। ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर सही से ओपोजिशन आर सीरियस टू डिफीट द बीजेपी, देन दे शुड हैव टू कम टुगेदर फर्स्ट, देन दे मे से दैट दिस इफ someone is not coming with them, then they can say they are the B team of the BJP। अगर आप ही नहीं इकट्ठा आने वाले हैं और आरोप लगाएंगे कि ये बी टीम है वो बी टीम है, तो एक पार्टी किसी पार्टी के पास मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा कि जी ज्ञानेश्वर हर जी, पार्टी मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि जिस तरीके से आपने कहा है कि जो बताया कि जो आरोप पहले से लगते हुए आ रहे हैं इस मामले पर, कि जो बी टीम वाला जो आपने बताया कि 2022 से हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी वही चीज देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर जी।